बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें आर्मी चीफ साहब की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की उसके अंदर, और आर्मी चीफ साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया है और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया है कि वक्त आ गया है 9 मई के मंसूबा साजों के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये पैगाम दोबारा से दे दिया है और कहा है कि तमाम वो लोग जो इन्वॉल्व थे 9 मई के तमाम तर वाक़यात के अंदर जो इन्वॉल्व थे, जिन्ना हाउस को जलाने के अंदर जो इन्वॉल्व थे, उन तमाम तर तनसीबात पर हमलावर होने में उन सब के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि इन मंसूबा साज़ों और मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़ अब घेरा तंग किया जाएगा। यानी पहले जो पकड़ दकड़ हो रही थी, अब मज़ीद घेरा तंग किया जाएगा इन मंसूबा साज़ों और मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रियासत और रियासती इदारों पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की ज़रूरत है। यानी वो तमाम लोग जो रियासती इदारों पर और रियासत पर हमलावर होते हैं, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की ज़रूरत है। ये भी उन्होंने कहा कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना जुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शायद इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जा रही हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्डली आर्मी चीफ साहब ने पैगाम दे दिया है कि जो लोग इनके पीछे छुपना चाह रहे हैं, जो पनाह लेना चाह रहे हैं इन सब बातों की, उनकी तमाम तर कोशिशें बेसूद जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा, सबके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा तमाम तर ज़िम्मेदारान को। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैसेज आ चुका है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बातें, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सजाद नज़ीर चौधरी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथ ब्रिगेडियर गजनफर साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। अपनी बात का आगाज़ करूंगा और ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट फ्रॉम यू सर। आर्मी चीफ साहब ने अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो थी, इसमें फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है और आर्मी चीफ साहब ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया है और कहा है कि किसी को अब रिलीफ नहीं मिलेगा किसी किस्म का। तमाम तर जिम्मेदारान और मास्टरमाइंड्स को भी अब इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बड़ा सख्त एक्शन किया जाएगा इन सब के ख़िलाफ़ जिन्होंने 9 मई के वाक़यात की और जिन्ना हाउस को जलाया और जो कुछ यहाँ पर किया, इनमें से किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाउ डू यू टेक इट सर? ये आपने खुद ही तमाम चीजें वो बता दी है जी, और वो रेफरेंस है जो आप दिया है आर्मी चीफ साहब को जो कहा है और फॉर्मेशन कमांडर, जिसमें कोर कमांडर का तमाम जो कमांडर होते हैं वो भी शिरकत करते हैं जी। तो यूनिट कमांड डिसीजन होता है जिसको कन्वे किया जाता है या किया जाता है लॉ फॉर्मेशन और उनको उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन दी जाती है। उसके बाद वो भी बयान आता है, चाहे बयान आए और आईटीआर बयान देता है, तो वो साफ है कि आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में चेयर करते हैं, वो बयान जो होता है या वो जो भी चीज होती है इशू होता है वो उनकी तरफ से आया जाता है। और भी 9 मई आपको पता है कि उसको उसकी हर शख्स ने मजम्मत की, खासतौर तो शहीदों की जो मॉन्यूमेंट्स थे जी, आज जो कुछ हुआ वो शहीदा की फैमिली तो दूर, वो आम आदमी को समझ आया कि शहीदों जो लोग चले गए दुनिया से उनका कुछ कसूर नहीं है। पाकिस्तान के आज के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हालात कुछ कुर्बानियां दे सकते थे, वो कुर्बानियां जिसके वो अल्लाह के प्यारे हो गए और उन्होंने सिर्फ मिट्टी की खातिर। अभी कल भी आपने देखा है साबिर है उनकी शहादत जी बिल्कुल। अगर आपको याद हो 2 दिन पहले भी वो जवान थे वो शहीद हुए जी। सोचा तो एक ऑब्जेक्टिव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज सरहदों को पाकिस्तान के मजबूत करना और प्रोटेक्ट करेंगे तो साफ है कि वो आप शहरों में नहीं आ सकेगी। उसको जिस तरह किया गया वो की बात की, अफसोस की बात, और उसके ऊपर बहुत सी कार्रवाई की और वो रोजाना आप कार्रवाई के हिसाब से अखबारों की भी और जगहों की चीजों को पढ़ते हैं और वो हर उस चीज का जिक्र जिसके तहत कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई जिसकी कार्रवाई होनी है जी,
किस एक्ट के तहत होगा, किस तौर पर तय किया जाएगा, वही चीजें उन्होंने आपकी फॉर्मेशन कमांड के पहले ये सारी तरफ ये चीज आई थी। अब क्योंकि तमाम फॉर्मेशन कमांडर में थे तो एक उनकी तो उनके बैकग्राउंड की तमाम बातचीत की गई है तो और उसके ऊपर बहुत सारी चीजों का पहले ही इजहार कर दिया गया है कि जो वाकया तो किस तरह किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा। और हम देखते हैं कि जो वैकेंसी हुई लोगों को पकड़ा गया और कौन साइटिंग में बहुत था, ठीक है, से में बहुत था, वो और क्लियर हो जाएगी, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यानी आर्मी चीफ साहब ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया है और कह दिया है कि अब मज़ीद एक्शन जो है आर्मी एक्ट के खिलाफ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, मज़ीद घेरा तंग किया जाएगा और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है जो तमाम लोग जो इस मंसूबे का हिस्सा थे, जो तमाम लोग जो सब किरदार थे, उन सबको कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए है, यही होना चाहिए क्योंकि हर शख्स यहाँ पर मजम्मत कर रहा है इन तमाम वाक़यात की जो हमारे मुल्क के अंदर पेश आए हैं। अब मैं बात करूँगा सजाद नज़ीर चौधरी साहब से। चौधरी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सर, जिस तरह से आर्मी चीफ साहब का बयान आया और ज़ाहिर हम देख रहे हैं तब से उसके बाद से ही अब तक जो भी एक्शंस हुए हैं लोगों के ख़िलाफ़, यहाँ पर ज़ाहिर है इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों का भी प्रोपेगेंडा कुछ लोगों ने किया और बहुत सी बातें की। इस पर भी आज आर्मी चीफ साहब ने कह दिया है कि जो मर्ज़ी भी किए जाएंगे अब इनके पसे पुश्त भी नहीं छुप सकेंगे ये सब और इन सबको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौथा साहब, ये हर मुल्क का अपना कानून, अपना एक सिस्टम है। जैसे अमेरिका में भी तो जिन लोगों ने उनकी इसी तरह के एजिटेशंस की, उनकी अमलाक को जलाया, जी बिल्कुल, उनकी ये सारे सिस्टम। अभी रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो दौर के अंदर जो सब कुछ हुआ है उसके बाद व्हाइट हेल जिसको कहा जाता है सारा, तो उनको लोगों को भी सजाएं दी गई हैं। ये पूरी दुनिया में एक सिस्टम है। यूके में भी ऐसा ही होता है कि वक्ती तौर पर जब वो लोग तैश में आते हैं तो ये एक पॉलिसी होती है मुल्क की कि वो उनको उस वक्त वो अटैक नहीं करते, उनको आने देते हैं, उनकी वीडियोस, उनकी सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद उन पे एक्शन होते हैं। ये यूके में ऐसे हुआ, ब्रैडफोर्ड में बहुत दफ़ा हुआ, मेरा ताल्लुक उधर से था तो मैं अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। और उसके बाद फिर उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाता है वो फिर इस तरह का होता है कि वो आइंदा आने वाली उनकी नस्लें भी इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। तो पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ है जो कि मैं समझता हूँ कि एक साल से ये एक पार्टी जो है वो इतनी गलत किस्म की स्टेटमेंट्स और इस तरह की चीज़ें देती है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा है वो सबका आर्मी चीफ की जो वीडियो चल रही थी और इस शर्म से सर झुक गया है हमारा कि इस तरह की हरकतें ओवरसीज़ में जाके, बाहर जाके हमारे लोगों पे, हमारे जनरल सर्विंग गए हुए। सर लेकिन कहा तो जा रहा है वो एक अफगानी शख्स था जिसने वो जो कुछ किया, जो वाक़या वहाँ पर आया और उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था और वो शायद अपनी ज़ुबान के अंदर अपने मुल्क के हवाले से कुछ बातें कहना चाह रहा था। एक्चुअली वो पता तो यही चला है कि वो पहले कुछ सेकंड उसकी वीडियो थी, बाकी तो उसने वो सारी खुद ही फिर जब वो अपनी लैंग्वेज में बोलने लगा तो बनाई। लेकिन ये अफगानिस्तान के लोग जो क्रिकेट मैच देखे शारजा में, पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना उन्होंने हंगामे किए, इतनी ऐसी हरकतें करते हैं। सर हालांकि पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानियों को सपोर्ट किया, यहाँ पर अफगान रिफ्यूजीज जब भी पाकिस्तान आए उन्हें अकोमोडेट किया है। अब तो बल्कि शहरी भी बना दिया बहुत सौ को, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेकर वो अफगानी जो हैं वो सब फिरते हैं यहाँ पर। फिर भी उसके बावजूद देखते हैं कि बड़ा एक नेगेटिव रिएक्शन आता है पाकिस्तान के लिए अफगानियों की जानिब से। जी ऐसे ही है कि मैचेस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इतनी अभी आर्मी चीफ साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका मौका बिल्कुल ठीक है। हम एक एज ए पोलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अगर आज पाकिस्तान की इन चीज़ों अमलाक की हम हिफाजत नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, इस तरह की रोकथाम नहीं करेंगे जो हमें एक साल पहले ही कर लेनी चाहिए थी जब ये गवर्नमेंट आई है। लेकिन अभी उन्होंने जो एक्शन लिया या लेने जा रहे हैं वो अच्छा है और बेहतरीन है। वो कोई इस तरह का एक्शन नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी पार्टी को ये किया जा रहा है वो की जाए। वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये सजा, जिन्होंने ये हरकत की है और जिन्होंने ये चीज़ें की हैं, उन्हीं को सज़ा मिलेगी, उन्हीं को सज़ा मिलेगी जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जो इन्वॉल्व है। क्योंकि ये कह दिया गया है कि नाकाबिले फरामोश सबूत मौजूद हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद को जुटलाया भी नहीं जा सकता। ऐसी चीज़ें, ऐसे सबूत उनके पास मौजूद हैं। अब मैं बात करूँ अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फ़ैसला तारीख़ बन चुका है। आर्मी चीफ साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उमर अता बंदयाल साहब ने, और ये भी कहा कि फ़ैसला तारीख़ में रहेगा। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना लाजिम है।
और ये भी कहा कि क्या 9 मई के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के हवाले से लिखे गए हैं। इस पर भी कुछ थोड़ी सी बात की। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर किस तरह से देख रहे हैं आप उमर अता बंदियाल साहब की ये स्टेटमेंट? उन्होंने ये कहा कि 14 मई के जो फैसला था इस पर अमल दरामद अब तो हो नहीं सकता क्योंकि वो डेट ही गुजर चुकी है, लेकिन तारीख का हिस्सा बन चुका है ये फैसला। सर क्या फ़ायदा होगा इस तारीख के बने फैसले का जिस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ, और आप क्या समझते हैं इन फ्यूचर कोई इम्पैक्ट आएगा इस फैसले का? सर ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जब भी आएगा। ये एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही जो हुई तारीख रहे तारीख ना रहे ये है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है कल को कोई और लोगों को इस्तेमाल करेगी। इस वक्त भी हुए जब केसेस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट उन पुराने केसेस का रेफर किया जाता है और उनको मुसाद बनाया जाता है। उस टाइम पे ये हुआ था कर दिया था। तो अब ये मैं समझता हूँ कि चैप्टर ऑफ पाकिस्तान सर वेरी डार्केस्ट कि आपने इनको फैसला दिया और नहीं हुए तो आप देखिए हर मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा बहुत स्थान तो आगे बढ़ने वो कैसे मान करता है कि नहीं ये ज्यादा आप इंग्लिश तो अगर रिव्यू फाइल करना हो तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ हुकूमत को राइट जाओ स्पीकर नहीं करना लगे इसमें क्या कहा जा सकता है अपनी किस्मत के सर लेकिन बड़ा अहम इदारा है सुप्रीम कोर्ट अगर बात की जाए, लेकिन जिस तरह से अभी वक्ती हुकूमत ने भी ऑब्वियसली हुकूमत में बैठे हुए अरकान ने भी काफ़ी कोशिश की जजेस के माबैन बताने की कि शायद उनमें आपस में कुछ डिवीजन है और उनका आपस में इख्तलाफ है किसी किस्म का, यानी आपके करंट चीफ जस्टिस और अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब अगर काजी फाजिस्ता साहब की बात की जाए तो बाकायदा नाम ले लेकर जजेस को मिलाइन भी किया गया। हमने देखा कि बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया जजेस को, जुडिशरी को, और जब फैसले अपने हक में नहीं आ रहे थे तो बड़ा कुछ कहा गया। मरियम नवाज साहिबा की बात करें, बाकी तमाम पार्टीज़ की जानिब से, हुकूमत के अरकान की जानिब से देखें तो बड़ा सख्ती से जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए जुडिशरी के लिए और चीफ जस्टिस साहब के लिए। फिर हमने देखा कि जब पार्लियामेंट के अंदर जजेस को बुलाने की बात हुई तो सिर्फ काजी फाजिस्ता साहब पहुंचे पार्लियामेंट में, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करूंगा मैं, लेकिन पार्लियामेंट में तो सर सियासी गुफ्तगू ही होनी थी, फिर भी वहाँ चले गए वो और जाकर जो कुछ किया। आप क्या समझते हैं सर, क्या एक इदारे के अंदर ऐसा फ़र्क होना चाहिए जिस तरह से आप महसूस हो रहा है? सर क्यों होना चाहिए? फर्क होना ही चाहिए ना। जब वायलेशन ऑफ लॉ इस मुल्क में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तारीख नहीं लिखी जाएगी, किताबें भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप एक हफ्ता तक क्वेश्चन ना आते 3 जजेस था क्या अलाउड है कानून में? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर बनाना है उसमें नो प्रोसीड क्या हुकूमत ने रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट या कमीशन चीज दे दी तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लोग जैसे आप कहते थे जेआई में बहुत सारा हो गया और एक बड़ा वो इंटरव्यू कहते थे नॉमिनेट कौन करता था, इसका आदमी पुलिस नॉमिनेट करेगी, आप क्या करते को आप नॉमिनेट करेंगे, नेवी का कब्जा नेवी ना। अब ये तो नहीं सकता कि एम हुकूमत कहती कि ये आई की फलाना साहब ये तो नहीं होता। अब क्या करें वो दुख के जिसको पर जितना भी दुख का इजहार जितना भी अफसोस का इजहार करें कम है। जो कुछ पाकिस्तान हालात पॉलिटिक्स है, डायरेक्ट पॉलिटिक्स इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि पाकिस्तान को लेके आएगी। कितना अगर पाकिस्तान में एक सैलरी की तरफ एक और की तरफ एक और पाकिस्तान के जा रही है आजकल की सियासी पार्टियां हैं आप जो खाना आप देख फलाना किया आगे बैठ प्रेस कॉन्फ्रेंस के करते थे पार्टी आपको पता है जमहूरियत बनी सर उसकी कैमरा रेस्पॉन्ड और स्टेटमेंट तो जो है वो रियासत इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर ज़ाहिर है बात क्या की जाएगी इसके ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट भी नाफिज हो चुका है और अब कहा जा रहा है जितने भी सुओ मोटो एक्शंस हुए हैं इन द हिस्ट्री इवन उन सबको सब पर जो है वो रिव्यू फाइल किया जा सकता है और उन पर जो है वो दोबारा से समाअत
हो सकती है? यानी इसका मतलब है कि शायद जो जहांगीर तरीन साहब की नाअहली थी और नवाज शरीफ साहब की नाअहली और तमाम सियासतदान जो नाअहल हुए थे वो सब अब उन जो सुओ मोटोस के थ्रू नाअहली हुई थी उन सबको चैलेंज कर सकेंगे और शायद दोबारा से सियासत अपनी शुरू कर सकेंगे सर? तो अब लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का रिव्यू नहीं हो सकता, तो क्रिमिनल प्रोसीजर नवाज शरीफ को क्रिमिनल प्रोसीजर में सजा मिली। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट में सजा मिलती है। ठीक है। जहांगीर तरीन साहब वो कैसे जहांगीर तरीन को नवाज शरीफ को बैलेंस सजा की, उससे पहले भी देखते हैं बैकग्राउंड में तो इसके तहत क्या रहती है तो उसने सबको भी प्लान में आइए। अब ये तो आपको कोई लीगल माइंड बता सकता है कि और मेरे कोई खास नहीं है, तो इसकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यानी कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की नाअहली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस जो ये रिव्यू का दोबारा से ऑप्शन मिली है इसके अंदर जहांगीर तरीन साहब या नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है उसका कोई लिंक नहीं होगा सर, ऐसे ही होगा? नहीं, मुझे उसकी नॉलेज नहीं, मैं तो लोगों को सुन के कह रहा हूं, बाद लोग ये कह रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन आपको कोई लीगल माइंड है सकता है, मेरी लीगल नॉलेज इतनी है कि मैं उसके ऊपर एक अफर्मेटिव कमेंट कर सकता हूं। मैं रेफरेंस के तौर पर लोगों से सुन के बात की है जो मैंने। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सज्जाद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सर इस टाइम पे जहांगीर तरीन साहब जितना एक्टिव हैं सियासत के अंदर, आपको लगता है जैसे जहांगीर तरीन साहब की नाअहली को ख़त्म होने के कहीं से उनको कुछ खबरें मिली हैं और वो दोबारा से सियासत में एक्टिव हो गए हैं, या आप समझते हैं कि नाअहल होते हुए रहते हुए ही नाअहली में कंटिन्यू करते हुए ही वो अपनी सियासत को दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये उनका प्लान तो था, वो पहले एक्टिव नहीं थे, तो जब वो एक्टिव हुए हैं तो उनको ये कोई उम्मीद तो जागी होगी, कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल तो मिला है, ग्रीन सिग्नल है, उनको उम्मीद जागी है। आफ्टर ऑल उनके पास भी बड़े अच्छे लॉयर्स और इस तरह की है कि उन्होंने इन चीज़ों का हल निकाला होगा, जैसे कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी स्पीड से वो चल रहे हैं, तो वो लाजमी बात है। दूसरा, उनकी इज्जत और इसमें भी है ना कि अब पीटीआई वाले लोग जो हैं एक सियासी जमात तो खैर हम नहीं कहते, जरदारी साहब कहते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कहते हैं कि सियासी जमात नहीं है। नहीं, अच्छा। सियासी जमात पीटीआई नहीं है, जरदारी साहब ने कहा था। अच्छा। और ऐसे ही साबित हुआ कि वो सियासी जमात नहीं थी, तो इसलिए अभी उनका एक वजूद और एक सिस्टम सारा, उनके कुछ 4-5 लीडर्स उनमें से निकल रहे हैं जो अपनी अपनी जमातें बना रहे हैं। तो जंगीर सर ऐसी शायद पीपल्स पार्टी को भी ज़ियाउल हक दौर में कहा जाता था कि सियासी जमात नहीं है। खैर वो तो ज़ियाउल हक साहब के दौर में कहा जाता था ना, वो दौर तो एक मार्शल्ला दौर था। ये इस तरह के दौर में तो सियासती पार्टियों के अगेंस्ट ही बातें होती हैं, लेकिन हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये काफ़ी जगह से निकले हैं लोग और उसी तरह ही वो वापस चले गए। जहांगीर तरीन साहब ही इनको लेके आए थे हेलीकॉप्टर्स में और जहाज में लेके आके गवर्नमेंट बनवाई थी, और अब अभी उन्हीं को भी कहा गया होगा ना कि अब आप खुद ही अब ट्राई करें, अब अपनी जमात बनाएं, और वो जिस तरह लगे हुए हैं इस तरह। लेकिन इंशाल्लाह, यानी आपको लगता है कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिश करने वाले जहांगीर तरीन साहब हैं? जी, मैं तो ये समझता हूँ बीइंग सियासी एक वर्कर की हैसियत से जो मुझे नज़र आया था उस वक़्त, कि वो तो 10-10 लोग 8-8 लोग बिठा के जहाज में लाते थे, आज़ाद उम्मीदवार जितने ये सारे लोग थे। क्या जहांगीर तरीन साहब की इतनी मकबूलियत थी, इतने मकबूल थे वो कि वो एक नई सियासी जमात जो फॉर्म हो रही थी उस जमात को लीड करने वाले बन जाते और फिर उन्हीं को नाअहल होना भी? मैंने जहांगीर तरीन साहब के आज से 5-6 साल पहले कुछ यहाँ इनकी गवर्नमेंट जब शुरू हुई है उसमें कुछ लोग ऐसे मुझे मिले थे जो समझते थे खान साहब खान साहब खान साहब करते थे। मैं कहा यार खान साहब आप किसको कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो कहते नहीं जी, जहांगीर तरीन खान साहब हैं। अच्छा। जिन्होंने ये पार्टी सारी बनाई है, जिन्होंने ये पार्टी को, ये इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया है, जिन्होंने ये सारा पैसा स्पेंड किया है, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन खान साहब, ये सारे एक सिस्टम। तरीन खान थे ना, 3 खानों में से एक तो बराए नाम खान साहब थे जो अब आप अपनी पोजीशन पे बैठ गए हैं, जो उनकी पुरानी पोजीशन थी 20-25 साल पहले वाली। तो जो बाकी के 2 खान हैं वो अब एक्टिव पोजीशन में आ गए। ब्रिगेडियर साहब, सर एक आखिरी आपसे सवाल कि आप भी क्या ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिश किया था, अब्दुल अलीम खान साहब ने इस्टेब्लिश किया था, और शायद वही 2 लोग थे जिन्होंने वो पार्टी बनाई थी, और अब एक नई पार्टी सियासी जमात बनाने चाह रहे हैं, तो शायद वैसी ही एक और जमात भी फॉर्म कर सकेंगे वो? नहीं, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये
जहांगीर साहब बड़े इंडिपेंडेंट तरीके इंसाफ के जहांगीर साहब पहले पीएमएल फिर वो पीएमएल में आ गए तो फिर शिक्षा की हुकूमत आई थी तो वो स्टडी के लिए लगा याद मिनिस्टर प्लानिंग थे तो मिनिस्टर को उसके बाद आए थे और तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने बहुत पहले बनाई थी और उसके अंदर ये है ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं आपको सर कोशिश करता हूँ साथ बीपर पे अगर हम लिंक अप कर लें आपको। आपने बताया कि 2 खान थे यानी जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया, 3 खान थे एक्चुअली, लेकिन 3 में से 2 वो हैं जो अब मिलकर दोबारा से एक नई सियासी जमात बनाना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वैसे ही एक सियासी जमात जिसको शायद इतना अरसा लगा, एक स्ट्रगल का नाम लिया जाता है कि शायद 96 से लेकर ऑनवर्ड्स तक 2018 तक की एक स्ट्रगल थी और इतने सालों की स्ट्रगल के बाद एक सियासी जमात सामने आई। अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो 2 खान थे वो 2 खान मिलकर अब नई सियासी जमात बना रहे हैं और वो शायद उस जमात से ज़्यादा मकबूल होगी पहले वाले से। नहीं, ऐसे तो नहीं है। सियासी जमात तो वो मकबूल हो ना हो वो तो सब लोगों को पता है कि वो सियासी जमात कैसे होगी, जो फिर मुख्तलिफ तरीके से इकट्ठा हो के तो एक जमात बनने जा रही है, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके वो एक जमात बनने जा रही है। उसकी क्या सियासी हैसियत होगी? सियासी जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो प्योरली सियासी जमात है। तो बाकी इन लोगों के साथ एक खान साहब जो थे उन्होंने जो पास्ट हो चुके हुए हैं उन्होंने बहुत ज्यादती की हुई है इन दोनों खानों के साथ, तो वो अपनी जो ज्यादती उनके साथ हुई है उसका अजाला भी करना चाहेंगे और जो उन्होंने पैसे स्पेंड किए हुए इस जमात में वो भी तो चाहेंगे ना कि वो जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी उसका कोई रिजल्ट निकले। तो इस तरह करके वो सारे लोगों को तो सर आप क्या समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है यही एक फैक्टर है सियासत के अंदर किसी भी तरह से जीतने का, इक़्तिदार में आने का? इसका मतलब फिर तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट होगी उसके पास इक़्तिदार आ जाएगा। सर ये जनाब ये तो बात ये है कि जैसे इस पार्टी ने रवायत पैदा की है, इससे पहले नून लीग ने रवायत पैदा की थी सियासत में पैसा इन्वॉल्व करने की, जिसका नून लीग ने रवायत पैदा की, हाँ, जिसका हमेशा हम भुगत रहे हैं। जो छांगा मांगा सियासत और जो कुछ कहा जाता है सियासत में जो पैसे इन्वेस्टमेंट्स और ये चीज़ें उन्होंने की हुई हैं वो अब एक आगे कंटिन्यू की, बड़े हैवी लेवल पे कंटिन्यू की पीटीआई ने। आपको पता ही है अभी पिछले दिनों जो टिकट्स के मसले पे पीटीआई के लोगों का था, किसी ने कहा 2 करोड़ दिया, किसी ने कहा 3 करोड़ दिया टिकट लेने के लिए। तो जब उन्होंने टिकट लेने के लिए दिया तो 5, 6, 7 करोड़ तो इलेक्शन पे भी उनका लगेगा। तो इसमें क्या है, उन्होंने अपने खान साहब ने उनको ये चांद दिया, उन्होंने ये चीज सियासत में पैदा की कि आप 10 करोड़ लगाएंगे और आप उसमें से 30-40 करोड़ कमा भी सकेंगे। तो ऐसे हुआ है ना उनके साथ जो लोग थे राइट लेफ्ट पे। सर क्या पहले सियासतदान जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते थे क्या वो ऐसा नहीं करते थे? उनके पास क्या ये चार्ट नहीं था और वो खुद से ही करोड़ों रुपए लगा के सिर्फ लाखों रुपए तनख्वाह लेने के लिए आते थे सियासत के अंदर? जी, सियासतदानों की तनख्वाह तो आपको पता ही है कि वो जितनी है कोई 2 लाख 3 लाख इस। क्या सिर्फ उस तनख्वाह के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं सियासतदान? इससे कबल 2018 से कबल चले जाएं आप, इस जमात के आने से पहले की बात करें तो क्या जो तमाम सियासतदान थे वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते थे सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए? देखिए सियासतदान जो हैं वो आप उनके जगहों पे जाएं, उनके डेरों पे जाएं, उनके घरों में जाएं तो लोगों का एक मजमा लगा होता है जो कुछ ना कुछ काम अपने करवाते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई इनको इश्यूज हैं, कोई जॉब्स है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो सियासत एक इबादत का नाम है, सियासत एक इबादत का नाम है। हाँ। सर छांगा मांगा की सियासत तो आपने बात की अभी कि नवाज शरीफ साहब ने खरीदो फरोख्त का काम पहली बार शुरू किया सियासत के अंदर, लेकिन हम देख रहे थे सेनेट इलेक्शंस की बात की जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए जो कि महसूस ऐसे होता था जीत नहीं सकते, या और बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि यहाँ पर इस तरह से कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का नाम लिया गया। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वो मुनहरफ अरकान जो थे वो सिंध हाउस में जाकर बैठे, इस्लामाबाद के अंदर पनाह सिंध हाउस में ली और कहा जा रहा था, शायद उनमें से बहुत सौ पे इल्ज़ाम ऐसा था कि शायद कुछ बैग्स पहुँचे उन तक, कुछ पैसे आए हैं, शायद कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पर। तो ये सब इल्ज़ामात जो लगते रहे, क्या ये इल्ज़ामात ही थे या जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे वो अपने मेरिट पे जीते थे? आप क्या समझते हैं? 110% इल्ज़ामात थे। मैं खुद गया हूँ जी ये सिंध हाउस में। सिंध हाउस का मतलब सिर्फ यही था कि जो 9 मई को हुआ है यही हरकतें होने से डरने के लिए, उनकी लाइफ को सेफ्टी के लिए उनको ऐसी जगह पे रखा गया
जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील करें। बाकी पैसों की ये सियासत बिल्कुल नहीं है। जरदारी साहब पैसों की सियासत नहीं करते, वो अपने रिलेशन की सियासत करते हैं। उनका अपना रिलेशन है, उन्होंने सारी जिंदगी लोगों के साथ जो रिलेशन, जो तल्लकात बनाए हैं। सर, जो एक मिस्टर 10% का लक़ब दिया गया था आसिफ अली जरदारी साहब को, कहा गया था शायद ये मिस्टर 10% हैं, हर किए गए किसी भी टेंडर के अंदर या चीज़ों के अंदर कमीशनिंग होती है, ऐसी कुछ बहुत से इल्ज़ामात उन पर लगाए गए। आप समझते हैं ऐसा भी कुछ नहीं है आसिफ अली जरदारी साहब? जनाब, वो भी इसी तरह ही है जैसे वो 12-13 साल जेल काट के 18 केसेस से बरी हुए हैं। तो वो जब बंदा बरी होता है 18 केसेस से, इतने साल जो उन्होंने अपनी लाइफ सारी जाया की है, जाया मतलब जेल के अंदर चली, 11 साल कैद काटी, 11 साल उनकी जवानी जो थी, उनका जो अच्छा टाइम था जिंदगी का, उसका ये क्या हमें आज़ाद देंगे, ताकि सारे 18 के 18 केसेस से तो वो बरी हो चुके हुए हैं। उसके बाद अब वो उनका एक्सपीरियंस ही है ये चीज़ें। बाकी 10% वो तो उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम उस दौर में लगा करते थे, जो कि बिल्कुल बिलीव ही नहीं किया जा सकता। सर, यानी 11 साल कैद काटना ही आप समझते हैं कि उसका फ्रूट था जो वो सदर पाकिस्तान बने थे? नहीं, उसका फ्रूट नहीं था, अभी उसका तजर्बा ही है उनका। अभी उन्होंने यही कल कहा है ना कि हम इलेक्शन हम बताएंगे कब होगा, और साथ उन्होंने कहा मैंने 11 साल अंदर बुक्स पढ़ी हैं जिसमें मईशत में ठीक करके दिखाऊंगा। सर, वो तो मरियम नवाज साहिबा भी कहती जब मैं कैद में थी मैं किताबें पढ़ती थी। खैर, उनकी कैद तो आपको पता ही है क्या कैद थी जरदारी साहब। अच्छा, मुश्किल नहीं थी मरियम नवाज साहिबा की? तो कैद तो जरदारी साहब की थी, जिन्होंने फिर उसके बाद अभी पूरी दुनिया को बता दिया है कि सियासत में उनका नंबर कितना है दुनिया में, ये आप चेक कर लें। और पाकिस्तान में लोगों को देख लें कि उनके आइडियाज़, ये मैंने एक आपको दी है, इसमें आप देखिएगा कि उन्होंने जो सबसे बड़े ग्वादर का जो एग्रीमेंट है, उसके अलावा गैस पाइपलाइन का मंसूबे का जो एग्रीमेंट है, ये सारा अब इम्प्लीमेंट हो गैस पाइपलाइन मंसूबे की अगर हम बात करें तो शायद अगले साल 2024 के अंदर एक भारी जुर्माना आयद होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर उसी गैस पाइपलाइन माहिदे की वजह से, क्योंकि हमने अपनी साइड की पाइपलाइन अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं की। आज आसिफ अली जरदारी साहब आपकी हुकूमत PDM इत्तेहाद में थे, अब शायद क्लेम करती है पीपल्स पार्टी कि हम PDM का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन PDM के साथ रहे, महंगाई मुकाओ मार्च किया। यानी जिस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर था, कहा कि इंतहाई महंगा है, जब महंगाई आज से 4 गुना कम थी तो महंगाई मुकाओ मार्च किए गए और पीपल्स पार्टी का भरपूर हिस्सा है उसके अंदर। इसके बावजूद 4 गुना महंगाई कर दी खुद से आकर। क्या ये सीखा आसिफ अली जरदारी साहब ने किताबें पढ़ के? जनाब, ये नहीं है, उसमें ये आप देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 75 ईयर्स में कर्ज कौन से दौर में लिया गया? उस कर्ज को भी तो उतारने हैं ना, वो अभी कर्ज ही उतार रहे हैं हम, उनकी इंस्टॉलमेंट ही दे रहे हैं। इससे पहले जब टेन्योर्स आए हैं, मुस्लिम लीग नून का दौर था, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, क्या तब कर्ज नहीं लिए गए मुल्क के लिए? इतना नहीं लिया गया जितना ये 3.5 साल में। सर, ये तो चले नए नाअहल लोग आए थे, ना तजर्बाकार लोग थे, नए लोग थे, इन्होंने तो बड़ी नाअहली अपनी जाहिर की है, लेकिन तजर्बाकार लोग थे, पीपल्स पार्टी वाले भी, मुस्लिम लीग नून वाले भी। इसके बावजूद इतना कर्ज लेना और मुल्क के अंदर चीज़ों को उस तरह से ठीक ना कर पाना, जिस गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र किया वो आज तक सेटल नहीं हो पा रही है, जबकि अब तो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर बैठे हैं। अब तो सब कुछ जो जरदारी साहब कहते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ये क्लेम करते हैं कि आज शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म है तो उसको बनाने वाला मैं हूँ। ये कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब कि मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ को कि तुम वज़ीर आज़म बन सकते हो, उसके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। तो फिर भी क्या आप समझते हैं कि इस महंगाई जो आज गरीब की कमर टूट गई है महंगाई से, जितनी दिन ब दिन महंगाई के अंदर इजाफा होता जा रहा है, IMF से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, जो कुछ है इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का कोई रोल नहीं? इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का रोल ये था कि उन्होंने प्रॉपर जमहूरियत को परवान चढ़ाया और एक प्रॉपर तरीके से एक गवर्नमेंट आगे फॉरवर्ड की और उनका साथ दिया। वो अक्सरियत में थे इसलिए उनका साथ दिया। जरदारी साहब चाहते तो वो खुद भी गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन इसमें जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़, ये दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ इनकी जो है फिनांस की, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब हमारी इन्वॉल्वमेंट जिस मिनिस्ट्री में है उसकी कारकर्दगी पे बात देखें तो हमने उस चीज़ को कहाँ पे लेके गए हुए हैं। बाकी जो गैस पाइपलाइन का आप कह रहे हैं वो अभी एग्रीमेंट हो गया हुआ है, वो दोबारा वो सिस्टम में रहा, काम शुरू हो चुका हुआ है। उसमें अभी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो रोड सऊदी अरब से ईरान, ईरान से पाकिस्तान और इस तरह का, माशाल्लाह कल उन्होंने बड़ा अच्छा, अभी भी इराक के दौरे पे हैं, तो सफारती महाज पे उनकी जो कामयाबियां चल रही हैं वो हमारी मिनिस्ट्रीज देखें। पीपल्स पार्टी एक गवर्नमेंट का हिस्सा है, PDM का तो हिस्सा नहीं है वाकई,
गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन गवर्नमेंट में रह के जो जो काम हमारे जिम्मे लगाए गए हैं, जो जो काम हमारे पास है, उनकी कारकर्दगी पे अब अगर आप डिस्कस करें तो हम आपको बता सकते हैं कि हमने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं और हमने क्या क्या काम किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि ये जो यंग मैन है, जो भुट्टो की लेगेसी को लेके चल रहा है, यही पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा, बल्कि बदल चुका है। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा। क्या बिलावल भुट्टो साहब से बेहतर यहाँ पे बहुत बहुत सीनियर सियासतदान हैं, कमर जमान कायरा साहब की बात करें और बहुत से लोगों की बात करें, क्या नाअहल हैं वो या इस काबिल नहीं है कि बिलावल इज़ द बेस्ट बेटर ऑप्शन फ्रॉम देम, कि वो जरदारी साहब के बेटे नहीं है इसलिए उनको ये रुतबा नहीं मिल सकता अपनी जमात के अंदर? ये बात नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करती है पीपल्स पार्टी। सर माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी क्लेम्स कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी हैं तो क्यों कमर जमान कायरा साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी नहीं हो सकते? क्यों बिलावल की जगह पर वो नहीं आ सकते? ऐसा क्यों होता है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो, यहाँ पर आपके बड़े सीनियर जो पॉलिटिशियन हैं एतजाज़ एहसन साहब हों, सिमिलरली बात की जाए सरदार लतीफ़ खोसा साहब की, उन सबको साइडलाइन कर दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। किसी की ज़रूरत नहीं है बिलावल साहब के खिलाफ बात कर ले पार्टी के अंदर। तो आप क्या समझते हैं डेमोक्रेसी है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में ये है कि हम पार्टी पॉलिसी पे इख्तलाफ नहीं करते। हमने वो आजमाए हुए हैं जिन्होंने। सर इख्तलाफ डेमोक्रेसी में इख्तलाफ होता है, पार्टी पॉलिसी पे भी इख्तलाफ हो सकता है। डेमोक्रेसी में एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीक। अगर किसी को कोई बात गलत लगती है वो बोल सकता है। आपकी पार्टी में पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बात ही नहीं की जा सकती, ऐसा क्यों है? नहीं, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी इस तरह की थोड़ी है कि आज हमने कोई स्टेटमेंट दिया और 2 दिन के बाद हमने उससे यू टर्न ले लिया। हमारी पार्टी मैनी एग्जाम्पल सर, बहुत सी ऐसी भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और बड़े बड़े सियासी लोगों ने और आप ही की पार्टी के बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की, ऐसे क्लेम्स किए, बाद में कहना पड़ा और फिर ये भी कहा कि हरफ आखिर नहीं होता सियासत में। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और बाकी पार्टी के लोग कहते थे कभी भी मुफाहमत नहीं हो सकती है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ। आज मुफाहमत की सियासत हो रही है सर। नहीं, आजकल के दौर में मुफाहमत के अलावा आप नहीं चल सकते। गाली गलोच की सियासत तो लेना पड़ा अपनी बातों से। वो तो बीबी शहीद ने खुद उनसे एग्रीमेंट किया। मैं बीबी शहीद कहा करती थी, मैं बीबी शहीद की स्टेटमेंट आपको बताऊं, वो कहती थी जब उनसे सवाल हुआ कि आपको जनरल मुशर्रफ या नवाज शरीफ पे चूज़ करना पड़े तो आप क्या कहेंगी, उन्होंने कहा कि मैं जनरल मुशर्रफ को चूज़ करूंगी बिकॉज नवाज शरीफ इज़ सच ए बैड पर्सन, यानी इतना बुरा इंसान है, उसने इतना जुल्म किया, इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, उससे बेहतर है मैं जनरल मुशर्रफ को चूज़ करूंगी। लेकिन बीबी भी एंड में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ गई थी। तो वो उन्होंने ये चीज़ देखी थी, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि जी आप मेरे साथ चले, पाकिस्तान में वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठ के आ गए, फिर वापस चले गए, उनको रिटर्न कर दिया गया। तो बीबी शहीद जब वापस आई कराची में तो 26 लाख का मजमा था, रिसीविंग थी उनको आगे लोगों को लेने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी जो है ये पीपल्स पार्टी के एक सिस्टम में है, उसमें है, और ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा यही अभी तक जिंदा है, अभी तक ये सारे मामला चला रही है कि हम अपने क़यादत को क़यादत मानते हैं। हम समझते हैं वो इस बिलावल भुट्टो जरदारी हम समझते हैं कि इस काबिल है, उसकी स्टडी इस तरह की है, उसकी माँ की उसको तरबियत इस तरह की है, बचपन से वो इसकी तरबियत उनको देना, और उसके नाना की तरबियत ऐसी थी, और उसके बाद उसका जो मुफाहमत का बादशाह जिसको कहते हैं, जो सबके साथ हंस के अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उनके ऊपर आप बैज देखें, उनके कोट के ऊपर बैज पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं होता। बैज पाकिस्तान है, पाकिस्तान पहले है, उसके बाद हमारी ये पार्टी है, उसके बाद पार्टियां सारी। तो इसलिए अब पाकिस्तान को इनकी वजह से ही, इनके बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से ही आगे लेके जाना है, आगे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और इसको कुछ नहीं, ये अभी तक आज तक नई नई पॉलिसीज़ ये कर रहे हैं, नए नए तरीके, नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं पाकिस्तान को फ्लॉप करने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को ख़त्म करने के लिए। मैं ओवरसीज से मेरा तल्लक है, उधर लोगों ने ये मुझे कसमें खाते हुए उन्होंने देखा है, जो अभी प्रीवियस पार्टी थी जो ख़त्म हो चुकी है, कि हम पाकिस्तान को पैसे प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम हुंडी के ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों सर? तो इतना अगेंस्ट कर दिया है इन्होंने, इतना डैमेज कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मुआशरत। सर इसका मतलब ये है कि वो आपकी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग ओवरसीज में? नहीं, वो उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है। कौन ट्रेनिंग? इन्होंने बिल साड़े हुए हैं, इन्होंने बिल जला दिए हुए हैं खड़े होके, इन्होंने लोगों को कहा हुआ है, इनकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं, इनकी जो सारी चीजें लीक हो रही हैं, वो टोटल पाकिस्तान के अगेंस्ट ये चल रहे हैं। कहा जाता है जो ओवरसीज तबका है हमारा वो शायद लोकल से ज्यादा बाशऊर है।
ऐसा कहा जाता है क्योंकि जिन स्टेट्स में रहते हैं जहाँ से आप पे भी होकर आए हैं, आपने जिस तरह से बताया कि आप ब्रेडफोर्ड से हैं और आपने वहाँ का निज़ाम देखा है, वहाँ का सिस्टम देखा है, शायद वहाँ पे हमसे बेहतर निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम अदल हमसे बेहतर है, वहाँ पर हर तरह का सिस्टम आपको नज़र आता है। शायद इसीलिए ओवरसीज़ थोड़ा सा बेहतर बाशऊर लोग समझे जाते हैं। और अगर आप वो तमाम ओवरसीज़ एक उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको शायद आप लोग पसंद नहीं करते या कह रहे हैं कि वो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, जबकि मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि शायद अगर पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक के दौर में भी ख़त्म नहीं हुई, सर्वाइव किया, तो शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ख़त्म नहीं होती है। लेकिन आप चूँकि कह रहे हैं, तो ओवरसीज़ की आपने बात की, अगर ओवरसीज उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर, कुछ समझते ही होंगे तो फिर सपोर्ट कर रहे हैं उसको। एक्चुअली ये एक ओवरसीज की आप खिदमत पे जाएं, ओवरसीज को जो ओवरसीज वालों को पासपोर्ट दिया है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है, भट्टो साहब ने दिया हुआ है पासपोर्ट, उनको पहचान उनकी सर, लेकिन वोट का राइट आसिफ अली जरदारी साहब आज तक न दिला सके। नहीं, वोट ऑफ राइट्स के पीछे काफी सारे इश्यूज हैं, मैं उस पर आप पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ। मैं ओवरसीज में ही आप चूंकि बेहतर समझते हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने आसिफ अली जरदारी साहब कहा कि वो मुफाहिमत के बादशाह हैं, वो हर जगह पे चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। ओवरसीज को वोट का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप क्या समझते हैं? पहला सवाल तो ये। मैं तो ये देख के आया हूँ मिडल ईस्ट पूरे में, अगर ओवरसीज हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर एक वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ इकोनॉमी यानी कि रेवेन्यू की बात की जाए वो ओवरसीज की जानिब से आता है, यानी हमारे मुल्क को संभाला ही ओवरसीज ने हुआ। अगर इन अल्फाज में भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद संभाला ही कुछ मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा ओवरसीज ने है। उनको भी अगर हक ना मिले, राइट ना मिले टू वोट, आप क्या समझते हैं वो ठीक है? एक्चुअली हम इधर बैठ के वोटिंग और इलेक्शंस की और पोजीशन है, मिडिल ईस्ट एंड गल्फ में आप वोट का राइट्स नहीं है इस्तेमाल कर सकते, उस मुल्क में आप गैदरिंग नहीं कर सकते, उस मुल्क में आप मजमा इकट्ठा नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल इन्होंने एक इलेक्शन ट्रेंड बनाया हुआ था, इलेक्शन का सिस्टम था। ओवरसीज में मैं मिडिल ईस्ट एंड गल्फ में मेरा एक वजूद है, हम जाते रहते हैं सारी कंट्रीज में, उसमें ये आप वोट डाल नहीं सकते, ना एम्बेसी के अंदर, ना किसी जगह पे 100 बंदा इकट्ठा करके आप वोटिंग नहीं कर सकते। बाकी आ गया दूसरा यूके, यूरोप और डिफरेंट प्लेसेस पे ये वोटिंग राइट्स है, लेकिन ये जो पॉलिसी गलत थी, आपने कौमी असम्बली के अंदर उनको वैसे ही नारा लगा दिया कि ओवरसीज को वोट है, उसकी आगे प्लानिंग आपने नहीं की कि उनके कितने बंदे आप असम्बलियों में लेके आएंगे, उनका क्या तरीकाकार होगा, वोट देगा, उनका वोट कहाँ जाएगा। एक बंदा ने वोट दिया लाहौर में, लाहौर का बंदा है, उसने वोट दिया लाहौर में, उसका जाके पेशावर में निकलेगा वोट। तो इस तरह की राइट्स नहीं है। ये बगैर प्लानिंग के इन्होंने एक सियासी नारा लगाया, बगैर प्लानिंग के इन्होंने ये ओवरसीज वालों को। सर, ये प्लानिंग तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी, यानी वो एक इदारा बना है तो उसने लोगों की लोकेशंस को देखना, लोगों की प्रेजेंस को देखना, सब चीज़ें जाहिर है चूँकि बाकायदा मैसेज टेक्स्ट कैंपेन चलाई जाती है, SMS कैंपेन चलाई जाती हैं, डिफरेंट तरीक़ों से लोगों को बताया जाता है, आगाही मुहिम होती हैं कि आप किस तरह से सेंड करें और चेक करें कि आपका वोट कहाँ पर रजिस्टर्ड है, अगर गलत है तो इसको ठीक करवा लें। करेक्शन का भी उन्होंने उसके अंदर फैक्टर रखा होता है और चीज़ें सब मौजूद होती हैं वहाँ पर। ओवरसीज़ के लिए किया तो जा सकता था सर, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज तक कभी ऐसी कोशिश नहीं की। अब चूंकि मुफाहिमत में हैं, अगर अपोजिशन में होते शायद मैं ये सवाल ना करता, लेकिन अब वो इस पोजीशन में हैं कि जो चाहें वो कर सकते हैं, शायद ऐसा ही है ना सर? जी ऐसे ही है और ऐसे ही करेंगे वो। उन्होंने इसकी एक कब करेंगे ओवरसीज़ को, राइट कब देंगे? एक कमेटी बना दी गई। गैस पाइपलाइन मुआहिदा जो उन्होंने किया था उसको कब कंप्लीट करेंगे सर? गैस पाइपलाइन का अनाउंस हो चुका है फ्यू डेज बिफोर के, उसके ऊपर काम शुरू हो गया दोबारा। हमारी तरफ से काम तो कंप्लीट है, पाकिस्तान की ईरान की तरफ से कंप्लीट था, लेकिन नून लीग गवर्नमेंट ने इसमें जो हड़ीचें डाली, जिसमें सर अगर नून लीग वाले इतना ही गलत करते हैं, चांगा मांगा की सियासत का आपने जिक्र किया है, तमाम अड़ीचे नून लीग वाले डालते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं तमाम काम को रोकते नून लीग वाले हैं, जबकि वो क्लेम करते हैं कि शायद इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की उन्होंने की। पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं कि शायद इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली जमात मुस्लिम लीग नून है। आप कह रहे हैं कि वो इतनी तरक्की भी नहीं करते हैं, कामों को रोकते हैं, चीज़ें स्टेबल नहीं करते, तो सर फिर उनके साथ क्यों मुफाहमत की सियासत? ये तो उन्होंने एक पॉलिटिकली जो हमने काम किए हुए थे, जिसकी अचीवमेंट्स अभी आपको लोगों को नज़र आ जाएगी जब पाइपलाइन मंसूबे पे कामयाबी होगी, जब ये शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें थी जैसे अपना बीबी शहीद के नाम पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है, अब वो नून लीग ने तो पहले ट्राई की उसको, उसके ऊपर किसी और की फ़ोटो लगाई, अपने लीडर की फ़ोटो लगाई, लेकिन उसके बाद वो फिर नई जो जमात आई जिन्होंने उसके ऊपर उसका नाम ही चेंज कर दिया।
अब वही हमारे सर, लेकिन उसका नाम तो चेंज नहीं किया था, उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, BISP तो इसी तरह चलता रहा। उसकी फंडिंग उसमें ट्रांसफर कर दी ना सर। वो तो सिंध की जानिब से यानी फंडिंग होती थी, सिंध हुकूमत उस पर फंडिंग करती थी और वो कंटिन्यू रही है। बहुत सी बेज़ाब्तगियों का भी इंकशाफ हुआ BISP प्रोग्राम के अंदर, चीजें ठीक भी होती रही लेकिन वो प्रोग्राम कंटिन्यू रहा, उसको बंद नहीं किया गया। तो अभी दोबारा इन्होंने एग्री कर लिया हुआ है, अभी बेनजीर की उसके ऊपर फोटो है और ये प्रोग्राम पे अभी आज ही उन्होंने अनाउंस कर दिया उसके अंदर बजट में कितना ज्यादा वो पैसा रखने वाले हैं। तो ये एक कामयाब प्रोग्राम है, ये सिर्फ बेनजीर कोई इस नाम से ये सारा प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड सारे रिकग्नाइज करते हैं चीज़ों को, और इस चीज़ों की कामयाबी की जरदारी साहब ने ये जो इम्प्लीमेंट्स की, बीबी शहीद की कुछ मिशन थे उनको आगे लेके चले। अब बाकी के कुछ जो मिशन है इंशाल्लाह बिलावल उसको आगे लेके जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था, ये भट्टो साहब ने बनाया हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था जी। 71 के बाद आप जाएं जो कि मुल्क का क्या हाल था, 90,000 जंगी गुज़िश्ता आर्मी चीफ रिटायरमेंट से कबल कह गए थे कि जो 71 में जो कुछ हुआ था उसके जिम्मेदार सियासी लोग थे। ये बाकायदा स्टेटमेंट क्लेम दे चुके हैं वो कि सियासी लोग थे जो जिम्मेदार थे 71 के वाक़े के। तो फिर इसका मतलब उस टाइम पे सियासी लोग तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो असल में ये जो स्टेटमेंट वो दे के गए थे, वो स्टेटमेंट पे हमने उस पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं किया, कोई चीज इसलिए नहीं थी स्टेटमेंट इसलिए आर्गुमेंट नहीं किया। ये एक नई जंग छिड़ जानी, आर्गुमेंट तो करना चाहिए था सर। ऐसे नहीं है, सारी दुनिया को पता है, वो भी अपने जज्बात में ये चीज कह गए हुए हैं, लेकिन ये सबको पता है कि ये इशू कैसे हुआ था। 90,000 जंगी कैदी जो थे वो कौन लेके गया, कौन उनको वापस लेके आया। 5,000 मुरब्बा मील जगह जो पाकिस्तान की जा चुकी थी, भट्टो साहब अपनी विल की वजह से, अपने एक पाकिस्तानियत की वजह से वो वापस लेके आए। ये हमारी यंगस्टर कौम को पता होना चाहिए, जो लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। तो यही जो चीज़ें हैं, यही फिर उन्होंने नया आइन भी बनाया, उन्होंने पासपोर्ट बनाया, लोगों को मुल्क से बाहर भेजा, सबको शनाख्ती कार्ड की पहला उन्होंने बनाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो पाकिस्तान तो फिर नया उन्होंने बनाया था ना, पाकिस्तान की जो नई आइन दिया था वो तो उन्होंने दिया। यानी नए पाकिस्तान का नाम आप चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से होना चाहिए कि नया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही नया पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही भी सारा पाकिस्तान नया। सर, एक बात का क्रेडिट तो जाता है आसिफ अली जरदारी साहब को कि उनके जो सबसे बड़े सियासी हरीफ थे, अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, चूँकि बहुत कुछ कहा करते थे आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, बीबी शहीद के बारे में बहुत कुछ कहा नवाज शरीफ साहब ने और तमाम पार्टी के लोगों ने जो बातें भी करते थे। लेकिन अब फिर एक ऐसा वक्त हमने देखा आया कि आज जब भी बात करते हैं उन्हें फरियाल तालपुर पर हुए जुल्म याद आते हैं, उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब की काटी हुई जेलें याद आती हैं, उन्हें बीबी की बातें याद आती हैं, वो सब कुछ याद आता है जो अपने सियासी हरीफों के बारे में शायद ये पहले ऐसे ही कहा करते थे। क्या ये आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से हुआ सर? देखिए, पीपल्स पार्टी के लोगों के ये दो नाम तो हैं, बीबी फरियाल तो माशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, शहीद बीबी की साथ काम किया उन्होंने। वो डाउन टू अर्थ, वो एक पॉलिटिकल वर्कर थी वो, और उन्होंने काउंसलर से लेके अभी इस पोजीशन पे आई हुई है। उन्होंने सूबा सिंध को, पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा, सूबा सिंध में बीबी फरियाल ने रखा। आज़ाद कश्मीर के जो सारे इस वक्त गवर्नमेंट है, जो सारी पोजीशन है, बीबी फरियाल की वजह से, वो बहुत बड़ी लीडर है, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, पार्टी के ऊपर अपना ये किया है। लेकिन ज्यादती की इंतहा थी कि ईद वाली रात उनको उठा के जेल में भेजा गया बगैर किसी वजह से, बगैर किसी मामला से। ये इंतकाम नहीं था। कोई भी दुनिया का आदमी अपनी बहन को मतलब ये बात कर सकता है, ताकि उनको तकलीफ होती है कि नाजायज किस्म का ये मामला किया गया। पीपल्स पार्टी जब जरदारी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा अब बंदा कोई भी जियाला, कोड़े और जेलों में नहीं जाएगा। वो साबित करके दिखाई उन्होंने, अपने बंदों को बचाया भी इन सजाओं से, नजायज सजाओं से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने कल ये आज बता दिया है कि मैं अब जियालों को। सर, अगर नाहिद साहिबा की बात की जाए, नाहिद साहिबा जो है बीबी बेनज़ीर के साथ थी, जब बीबी शहीद हुई हैं तब भी उनके साथ थी, उससे पहले भी साथ थी। आज वो कहाँ पर हैं? अगर फरियाल तारपुर साहिबा मतलब वो जरदारी साहब की बहन है तो उन्हें इतना बड़ा ओहदा मिला कि आज आप उनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं, वो नाहिद साहिबा कहाँ है जो बड़ी? नाहिद साहिबा का जनाब पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान थे, अभी भी सारे लोग जो हैं वो उनके बारे में जानते थे। हमारे बीबी शहीद का उन्होंने साथ दिया हुआ है। मैं उनके अगेंस्ट कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यूके में था, मैं भी उनके साथ सारा काम किया हुआ है। उनका लहजा, उनका तरीक़ेकार
और बीबी शहीद में लास्ट पे जब 2008 के टिकट वो तकसीम कर गई हुई थी और नहीद साहबा को उन्होंने 2 टिकट दिए हुए थे मुख्तलिफ जगह पे, उनके हस्बैंड को भी उनको भी, ये सारी चीज़ें, तो उनको कुछ चीज़ों का इल्म हो चुका था तो उन्होंने एक टिकट उनसे वापस लिया था। तो वो उनको तो इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। अब आज उनकी पोजीशन क्या है? आज उनके साथ जितने लोग गए थे, जो भी लोग गए हुए हैं, वो रिक्वेस्ट और पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से लोगों को देख रहे हैं कि हमें किसी तरीके से थोड़ा सा वो दे दिया जाए, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शहीदों की पार्टी है, पूरी दुनिया में कोई पार्टी, किसी मुल्क की सियासी पार्टी शहीदों की हमें बता दें जो शहादतें हमने दी या किसी ने दी। सर, शहीदों की पार्टी तो बेशक है, लेकिन तमाम वो लोग जो शायद कहा जाता था सबसे पुराने साथी थे बीबी साहिबा के, जिस तरह से आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब की बात की जाए, आज अगर बात की जाए चौधरी एतजाज़ एहसन साहब की, आज नाहिद साहिबा की बात की जाए, तो ये सब लोग आज पार्टी में नज़र नहीं आते। शायद डेमोक्रेसी की वजह से, शायद डेमोक्रेसी ना होने की वजह से ये लोग नज़र नहीं आते, क्योंकि इन्होंने इख्तिलाफ राय किया, एक बात की, कहते क्लेम ये आज भी वो करते हैं कि हम लोग पीपल्स पार्टी के बानी रुकनों में से हैं, यानी हम शुरू से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ थी और तब से उनके साथ थे और आज भी हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब की जो इक़्तिदार में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इनको, इन तमाम उन लोगों को। शायद ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया चौधरी सज्जाद नज़ीर साहब आपका ज्वाइन करने का सर, लेकिन दुआ है कि इस मुल्क डेमोक्रेसी हो और तमाम सियासी जमातों के अंदर जो है वो हमें किसी भी तरह से जमहूरियत नज़र आए और यहाँ पर ऐसा ना हो कि जिसका बेटा है तो वो पार्टी चेयरमैन है, जिसकी बेटी है तो वही पार्टी को लीड करेगी, उसके खिलाफ कोई बात करे तो उसको फ़ौरन पार्टी से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।